Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today again we are going to discuss a very important topic for CAPF Assistant Commandant exam और आज का टॉपिक है coal shortage and power crisis in India. So coal shortage जो आपका crisis था that was also had happened in the winters of 2021 और उसके बाद ये summers में भी मतलब during the monsoon before the monsoon मतलब अप्रैल के टाइम पे कोल शॉर्टेज थी इंडिया के अंदर. तो व्हाट वर द मेजर रीजंस, कोल शॉर्टेज के क्या रीजंस थे, उससे कैसे पावर क्राइसिस इंडिया में देखा गया, ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. और इस टॉपिक को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो टॉपिक रहेगा आपका, इसको एज ए रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाए शायद, या फिर आपके इस एग्ज़ाम में, इस वाले एग्जाम में, सीएपीएफ एग्जाम में इसको एनर्जी क्राइसिस या फिर एनर्जी सिक्योरिटी का कोई ऐसा टॉपिक सबसे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो दो इस पे प्रोबेबल हो सकता है कि कोल शॉर्टेज या फिर कोल क्राइसिस इन इंडिया, इस पे कोई रिपोर्ट, या फिर एनर्जी क्राइसिस या फिर एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया, इस पे कोई ऐसे राइटिंग. ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड है. सो क्या हुआ था उस टाइम, ये देखो. उससे पहले आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि ब्रीफ बैकग्राउंड अगर आप दे सकें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में. जैसे इंडिया का क्या मतलब, अगर हम एनर्जी उसकी देखें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में एनर्जी कहाँ से पूरी होती है, तो 70% ऑफ इंडिया पावर डिमांड कोल के थ्रू पूरी होती है, राइट. तो ये देखो, पावर कट्स, जहाँ जहाँ पे पावर कट्स थे उससे कौन कौन सी स्टेट्स अफेक्टेड थी. देखिए, जो मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट्स होगी जैसे आपकी झारखंड, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपकी स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपकी आयरन इंडस्ट्रीज़ है बहुत सारी. तो यहाँ पे अगर पावर कट रहेगी तो बहुत ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव स्लाइड देखी जा सकती है उनकी प्रोडक्शन में. सो द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मैट, ये ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा. इसके बाद देखते हैं कोल सेक्टर इन इंडिया. अभी इंडिया में देखें तो डिस्पाइट हैविंग द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व, इंडिया क्यों इंपोर्ट करता है कोल को. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया के पास कोकिंग कोल नहीं है. हाई ग्रेड कोल बोलते हैं इसको, हाई ग्रेड कोल. ये क्या होता है, जो आपकी आयरन इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, आयरन स्टील प्लांट्स हो गया, इस तरह के जो प्लांट्स है यहाँ पे, और शिप बिल्डिंग में आपको हाई फर्नेंस पे काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाई फर्नेंस पे. और इसके अंदर जो इंडिया का जो कोल है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है. और इसमें अराउंड जो इंडिया का कोल है बहुत जैसे कुछ एक लिमिटेड क्वालिटी में मिलता है एंथ्रासाइड, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में. बिटुमिनस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसका पीट, ये वाला कोल इंडिया में बहुत ज़्यादा है. तो ये वाली जो क्वालिटी है इसमें अराउंड 50 to 60% कार्बन रहता है, बाकी इसमें अननेसेसरी चीज़ है. तो स्टील के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, टू मेल्ट डाउन द स्टील. तो ये वाला जो कोल है इंडिया के अंदर वो इसके लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए हम कोकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं, राइट. सो आउट ऑफ नियरली 1 बिलियन टन्स आर एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग इंडिया. ठीक है, ये हो गया. इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड अबाउट 20% ऑफ थर्मल कोल रिक्वायरमेंट, राइट. अभी एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमने क्या कैप्टिव माइनिंग को हमने बंद कर दिया है. मतलब अगर कोई पर्टिकुलर हमने टेंडर दिया है किसी को, किसी भी ग्रुप को कोल माइनिंग के लिए, तो उसको सिर्फ क्या करना होता था पहले, आज से पहले जब ये चेंजेस हुआ, तो वो सिर्फ कोल एक्सट्रैक्शन करेगा, राइट. उस जिस काम के लिए उसको अलॉट किया है उसी के लिए वो काम करेगा. लेकिन बाद में कैप्टिव माइनिंग बंद कर दी गई. अगर कोई किसी ने उस कोल माइन को लिया है फॉर द कोल एक्सट्रैक्शन और थर्मल पावर प्लांट्स को सप्लाई करने के लिए है सिर्फ, बाद में वो चेंज कर सकता है. अब वो उस कोल को किसके पास, दूसरी मतलब इंडस्ट्रीज में भी भेज सकता है. तो कैप्टिव माइनिंग को बंद कर दिया गया. अब देखते हैं रीज़न फॉर कोल शॉर्टेज. रीज़न फॉर कोल शॉर्टेज देखेंगे, जैसे एक्सटर्नल इश्यूज थे, आपको पता है रशिया और जो यूक्रेन वॉर है उसने भी हमारे जो कोल शॉर्टेज हैं और जो उसको बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर दिया, बढ़ा दिया गया. तो सर्ज इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एक तो ये रहा, क्योंकि हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में सर्ज क्यों हुआ, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के बाद से हमने देखा है अब हमारी जो इकोनॉमी थी वो रिवाइव हो रही थी. इकोनॉमी इज और वाज रिवाइविंग. तो रिवाइव हो रही थी, उसके लिए तो आपको एनर्जी चाहिए. तो आपकी जो एनर्जी डिमांड है हाई होगी, एनर्जी डिमांड हाई होगी तो आपको कोल चाहिएगा, कोल फिर आपको चाहिएगा तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तो कोल है नहीं ड्यू टू दस क्राइसिस.
तो उसके बाद देखेंगे शिपिंग डिले हो रहे थे काफ़ी, जो आपका मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, और जो आपका कैस्पियन सी है, इस तरह पे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो रहे हैं ड्यू टू वॉर। इसके बाद प्राइस फ्लक्चुएशन, जैसे इनेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट्स, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है आपकी, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो अपने पुराने ही जो उनके पास जो कॉस्ट है वो बियर नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन इज देयर। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे कवर हो गया है, ठीक है, तो सप्लाई चेन यहाँ से डिसरप्ट हुई है बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखेंगे इंटरनल इश्यूज देखेंगे, जैसे मानसून, तो मानसून के टाइम पे या फिर जब बारिश होती है तो कोल माइन को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है उस टाइम पे, ठीक है, और कोल का ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ वैगन्स, क्योंकि जब कोल गीला हो गया तो वो मतलब थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, और जो कोल जो रेलगाड़ियाँ हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो उस टाइम पे उनका जो सप्लाई होती है विद द हेल्प ऑफ वैगन्स तो वो बंद कर दी जाती है। उसके बाद रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, ये तो हमने कवर कर लिया। हीट वेव कंडीशंस भी थी, हीट वेव कंडीशंस ने हमारे एनर्जी डिमांड को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, तो इससे क्या हो गया, कोल शॉर्टेजेस, अगेन एनर्जी शॉर्टेजेस। उसका स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है, स्ट्रक्चरल इश्यूज देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल इश्यूज। पहले हमारे कोल माइंस थी जो नेशनलाइज नहीं हुई थी, लेकिन उसको नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। सो ओनली कोल इंडिया लिमिटेड वाज अलाउड टू एक्सट्रैक्ट एंड माइन कोल्स। इसी से रिलेटेड आपने कोल स्कैम भी सुना होगा, कोल स्कैम, इट वाज ड्यूरिंग द विच गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये करप्शन वाला पूरा इवेंट था। उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूड गवर्नमेंट मोनोपोली टिल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, लैक ऑफ फुल स्केल प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया आपकी कोल एक्सट्रैक्शन में, लेकिन नई पॉलिसी आई है जो आपकी एक नेल्प है और एक है हेल्प, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला जो है हाइड्रो, और एक नेल्प है, तो ये एक्सट्रैक्शन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इनवाइट किया गया है। उसके बाद रिजिड लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है, काफ़ी रिजिड लॉज हैं, जैसे आपको टेंडर भी पास करना होता है तो कैसे कैसे ऑक्शन करेंगे, बहुत सारे इसमें पेपर वर्क है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जो जैसे आपका कोल स्कैम हुआ था, जिसमें जो कोल मिनिस्टर है और जो सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, कि यहाँ पे नेपोटिज्म, राइट, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, जो इनकेपेबल हैं, जो इंडस्ट्रीज या फिर कोई ग्रुप, ठीक है, उनको भी क्या ऑक्शन करके वो वाली कोल माइन एलोकेट कर दी जाती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डेफिसिट, हाँ, कोल एक्सट्रैक्शन या फिर इन टेक्नोलॉजीज में अभी भी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की गई है, अभी भी हम ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्रॉनिक इंसॉल्वेंसीज ऑफ डिस्कॉम, हमें पता है बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारी जिसके हम डिस्कॉम्स को हेल्प करते हैं, क्योंकि दे ऑलवेज रिमेन डेट और डेब्ट के अंडर रहते हैं ये, और ठीक देखेंगे फेल टू पे जनरेटर ऑन टाइम, डिसरप्ट अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये डिस्कॉम के फेलियर के कारण होती है, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड टू इम्प्लीमेंट द लिबरलाइज मेजर ऑन द ग्राउंड, 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद देखेंगे अंडर यूटिलाइजेशन एंड अनयूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अब हम कोल एक्सट्रैक्शन को बढ़ा दिया है, ठीक है, अब अंडर यूटिलाइजेशन नहीं रहा। पहले होता था डिस्पाइट हैविंग द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन इंडिया, हम बहुत सारा कोल इंपोर्ट करते थे। अब देखिए इम्पैक्ट क्या रहा, कोल का इम्पैक्ट क्या रहा, कोल शॉर्टेजेस का इम्पैक्ट क्या रहा, उसके प्राइसेस बढ़ गए, पहली बात एनर्जी डिमांड बढ़ गई, और पावर कट्स रहे, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड घट गई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक कम हो गई, डिमांड घटी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो ज़्यादा थी। तो ये देखिए उसके बाद मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्या क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने। पहला इमीडिएट स्टेप क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ठीक है, पावर जनरेटिंग यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जिसको जितनी डिमांड है उतना ही कोल उसको भेजा जा रहा था, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर जनरेटिंग यूनिट का पहले ही उसके साथ क्या था, कुछ एग्रीमेंट था, उस हिसाब से उसको उतना कोल प्रोवाइड करना था, नहीं, वो एग्रीमेंट होल्ड पे रखा गया, जितनी डिमांड थी उसके लिए उसको प्रेजेंट डिमांड की मीट करने के लिए उसको इतना ही कोल सप्लाई किया गया। अब कोल शिफ्टिंग फ्रॉम अनयूटिलाइज पावर यूटिलिटीज टू द ऑपरेटिंग प्लांट, ठीक है, 25% ऑफ कैप्टिव माइंस फॉर पावर जनरेशन।
उसके बाद देखेंगे सिर्फ 25% माइंस को कैप्टिव माइंस के लिए रखा गया जो सिर्फ पावर जनरेशन के लिए यूज होगी। उसके बाद ऑर्डर्ड स्टेट पावर टू इम्पोर्ट 10%। बहुत सारी स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया कोल का, क्योंकि कोल के प्राइसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इंपोर्ट बिल बढ़ जाता, अगर आप कोल इंपोर्ट करते तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। और बहुत सारा कोल जो आप बाहर से ले रहे थे उसकी जो प्राइसिंग थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस तो आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन वॉज देयर, बहुत सारी चीज़ें थी। और स्टेट्स के पास पहले ही कंपनसेशन फंड नहीं आ रहा जीएसटी के बाद से, ठीक है, जीएसटी से लागू हुआ तो स्टेट्स ये सब चैलेंज नहीं ले रहे थे। तो सेंटर ने फिर भी क्या किया, उनको डायरेक्ट किया प्लीज इंपोर्ट 10% ऑफ द कोल टू इंश्योर बफर स्टॉक, राइट। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, और जो पहले ही रिवाइवल ऑफ क्लोज प्राइवेट पावर जनरेटिंग यूनिट्स, जो जनरेटिंग यूनिट्स थी उनका दोबारा से रिवाइवल कर दिया गया जो बंद हो गई थी। उसके बाद स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या लिए गए, जैसे मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसके अंदर क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए हमने बहुत सारे चेंजेस किए, गवर्नमेंट की मोनोपोली को खत्म कर दिया। उसके बाद कॉल रिफॉर्म 2020, इसमें एफडीआई 100% तक बढ़ा दी, ठीक है। कोई आउटसाइडर आके इंडिया की कोल मार्केट के अंदर किसी को अगर कोल एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद बेटर टेक्नोलॉजी है तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ वो आके कर सकता है। उसके बाद देखोगे आप, ऑल प्राइवेट प्लेयर्स आर अलाउड टू माइन कोल रिस्पेक्टिव देयर एंड यूज। देखो कैप्टिव माइनिंग ओनली, अर्लियर क्या था, पहले कैप्टिव माइनिंग्स वर अलाउड, कैप्टिव माइंस अलाउड थी, मतलब आप सिर्फ कोल एक्सट्रैक्ट करके किसी को बेच देंगे, ठीक है, एंड यूज डिसाइड कर लिया था। लेकिन अभी प्राइवेट प्लेयर्स आर अलाउड टू माइन कोल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एंड यूज, ठीक है, वो किसी भी पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेबलाइजेशन देखेंगे आप, ठीक है, 1991 के बाद रिफॉर्म हुआ, ठीक है, कंपटीशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद देखेंगे इंसेंटिव प्राइवेट प्लेयर्स, इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट प्लेयर्स, जैसे कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन की थी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपके लिए क्वेश्चन है, कोल गैसिफिकेशन टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है, क्या क्या इसका मैकेनिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, जैसे प्रॉपर मैनेजमेंट प्लानिंग, बिल्कुल मैनेजमेंट प्लानिंग होनी चाहिए। हम पहले ही एडुकेट बफर स्टॉक होने चाहिए बिफोर द मानसून, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वी शुड बी विजनरी, वी शुड नो द मार्केट फोर्सेस क्या चल रहे हैं अभी, बहुत सारे डिसरप्शन, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में डिसरप्शन होता है, ये सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मार्केट इंटेलिजेंस जो है हमारे पास पहले ही होनी चाहिए थी। उसका डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, आपने पता होगा कि वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर जो हमारा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, उसके अंदर आपका कोल बहुत ज़्यादा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह के डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और भी बनने चाहिए, ठीक है, या बन रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल कोल एक्सट्रैक्शन। अभी जो आपका बहुत ज़्यादा जहाँ पे कोल एक्सट्रैक्ट होता है वहाँ पे फ्लाई ऐश वर्क की प्रॉब्लम है, फ्लाई ऐश चारों तरफ जो एरिया है आपका, यू विल सी इट डेजर्टेड, इतना काला एरिया। जैसे कोलार केजीएफ मूवी देखी होगी आपने, कोलार गोल्ड फील्ड वाली मूवी, उसके जो एरिया है वो पूरा डेजर्टेड है, वहाँ पे एनवायरमेंटल इफेक्ट है, लोगों को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, हेल्थ इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें, कैंसर लाइक सिचुएशन। तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, फ्लाई ऐश। तो ये सब चीज़ें, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हम क्या अपग्रेडेशन कर सकते हैं। उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोल को ट्रांसफर करने के लिए आपको एक मिनिस्ट्री की हेल्प नहीं चाहिए, इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, शिपिंग, कोल ट्रांसपोर्ट और रोड एंड ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे, सब इनकी आपको हेल्प चाहिएगी। तो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन आपको चाहिएगा। अब न्यू स्कीम फॉर, जैसे उदय उदय करके एक स्कीम थी, जो डिस्कॉम्स जो हैं आपके फेल डिस्कॉम्स हैं उनको रिवैम्प करने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो डिस्कॉम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं आपकी, तो ये स्कीम लेके आए। उसके बाद नीति आयोग क्या कहती है, नीति आयोग ने हाई लेवल कमेटी 2019 के अंदर has come up with a philosophy that need to be implemented। उन्होंने बोला coal not to be considered as a source of revenue, rather as an input to economic growth and for the long term resilience of Indian power sector। तो कोल को एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू मत देखो आप, इसको बस एक इनपुट देखो जो हमारे जो इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए।
तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अगर आपके इससे रिगार्डिंग जैसे कोई क्वेश्चन आता है कोल क्राइसिस पे, या फिर आपका कोई क्वेश्चन आता है एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया पे, तो आप ये सब चीज़ें मेंशन करते कि कोल जैसा एक इंसिडेंट इंडिया में हुआ था, कोल क्राइसिस जैसा इंसिडेंट, उसके बाद हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या रिफॉर्म करनी चाहिए, जैसे नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी। एंड नाउ वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स ग्रीनर एनर्जी, बहुत सारा ग्रीन एनर्जी पे पुश है आपका, ठीक है, ईवी व्हीकल्स, ठीक है। अब एनर्जी इंडिपेंडेंट हम बनना चाह रहे हैं, इस चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन आल्सो ऑन ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन पॉलिसी, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस तरह की चीज़ों पे जैसे गवर्नमेंट का फोर्स होता है, जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो और भी कोई पॉइंट आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन, हम रिप्लाई करेंगे ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये आपका रेलिवेंट है या नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।